नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम धर्मपुर के खारवेल के बीआर इंटरनेशनल स्कूल में उनके आचार्य श्री से आज हमने सीधी मुलाकात की। बीआर इंटरनेशनल स्कूल के आचार्य श्री जगदीश सिंह जी को उज्जैन के एक मंच के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज हमने शिक्षा के नए प्रणाली के बारे में उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं ये पूरा रिपोर्ट। बीआर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल श्री जगदीश सिंह जी शिक्षा के नए प्रणाली, नई नीति के बारे में उनकी क्या राय है, वो किस तरह से शिक्षा की नई प्रणाली को देख रहे हैं। क्या सच में शिक्षा की नई प्रणाली उपयोगी है या कुछ कमियां हैं, खूबी और कमी क्या है। श्री जगदीश सिंह जी खुद एक कवि भी है। उन्होंने अपनी कविताओं की किताब भी प्रकाशित की है। वे बायोलॉजी में मास्टर्स किए हुए हैं, साथ में उन्होंने एमए भी किया हुआ है। तो एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, कला और विज्ञान, जीव विज्ञान और कला दोनों का अद्भुत मिलन एक ही व्यक्ति के अंदर। एक तरफ वो विज्ञान के बारे में अपार ज्ञान रखते हैं, दूसरी तरफ वो कला के बारे में भी बातें करते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो एक अद्भुत मिलन है विज्ञान और कला। हम सच में वलसाड़ जिले के एक ऐसे व्यक्ति से आज बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान कूट के भरा है। आइए सुनते हैं श्री जगदीश सिंह जी से ये राय जानते हैं शिक्षा प्रणाली के लिए क्या कहते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर संपर्क कीजिए और आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं धर्मपुर खारवेल के बीआर इंटरनेशनल स्कूल में। हम बात करेंगे यहाँ के आचार्य श्री से, श्री जगदीश सिंह जी। हम आज नई शिक्षा नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे आचार्य श्री को बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने हाल ही में एक उन्हें सम्मान पत्र दिया गया है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। वेलकम, थैंक यू सो मच। यूपी सिंह, आप हमारे हमेशा रेगुलर आते रहते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए काफ़ी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टुडे यू केम हियर टू नो अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी। And one thing I want to share with you that there is one institution, Vidyarthi Manch from Ujjain. Every year they nominate the person who had contribution in their education. So this time from all over India they have selected near about 200 principals and teachers, and I am grateful that one of them I am here and they give a certificate of honor to me. And thank you for them also, and you are here for considerable thing. Thank you so much. जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इस मंच पे आपका सम्मान किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई बधाई आपको। और ऐसे ही आप शिक्षा के प्रति आप अपना कार्य करते रहिए, यही हमारी मनोकामना है। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि सर जो नई शिक्षा प्रणाली जो आई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या सोचा है उसके बारे में। विद्यार्थी के जो भविष्य है किस संदर्भ में आप उसको देखते हो, सकारात्मक है या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, आप उस बारे में क्या समीक्षा करते हो। जब हम किसी नए की बात करते हैं तो पहले उसके पुराने के बारे में भी सोचा जाता है कि ये नए की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्या जरूरत है। हम न्यू पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या जो हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है क्या ये इतना जर्जर हो गया है कि इसको बदल देना चाहिए। लेकिन आप देखिए इस सिस्टम में से हमारे देश ने पिछले 70 सालों में वर्ल्ड को बेस्ट इकोनॉमिस्ट दिए हैं जी, बेस्ट एजुकेशनिस्ट दिए हैं जी, सारा वेस्ट हमने अपने अच्छे इंजीनियर से भर दिया जी, वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स मेडिको हमने दिए हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी ने दिया नहीं है जी, बहुत कुछ दिया है जी। लेकिन अपडेट तो करना चाहिए जी। मैं इस न्यू पॉलिसी के बारे में आपसे जस्ट एक बात करूंगा। ये मेरा कमेंट भी हो सकता है
मुझे ये कॉपी पेस्ट लगता है। जैसे जिन लोगों ने वेस्ट की एजुकेशन देखी होगी, क्योंकि मैं जापानीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ता रहता हूँ, स्विस के बारे में भी, यूएसए के बारे में भी मैंने बहुत पढ़ा है। अभी जेएनयू के किसी प्रोफेसर ने ये बात कही थी जी। उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका के गांव को भारतीय गांव के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। उनके जो गांव हैं, उनकी जो शिक्षा नीति है, उसकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, उसके अंदर भारत का लेवल लगा के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा दी गई है। तो ऐसा उस एक्सपर्ट ने बोला जी। मैं अगर भारत के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करूं, आज के बारे में, जी। देखिए कहने में तो पता ये 1 to 8 और +2 सिस्टम है, लेकिन मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। तो नर्सरी को, प्री स्कूल को हम 3 ईयर्स गिनते हैं जी। 1 to 8 को हम एक सेगमेंट गिनते हैं, 9 और 10 को एक सेगमेंट गिनते हैं, और 11 12 को एक सेगमेंट गिनते हैं जी। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग तो +3 +8 +2 +2 है। 11 और 12 के कोर्सेज एक हैं जी। और 9th और 10th के कोर्सेज एक हैं। और 9th और 10th में हम अपने बच्चों को ऑप्शन सब्जेक्ट देने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं और FIT भी ले सकते हैं। तो बच्चों को वहाँ ऑप्शन तो है सिलेक्शन के, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम बच्चों को कोई ऑप्शन ही नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 8वीं तक के बच्चों को अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट की बात कर सके, और 5th तक के बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं होती कि आप उनको एक से ज्यादा उनकी मर्जी के सब्जेक्ट दें और उनको इतनी स्वतंत्रता दें कि वो अपने सब्जेक्ट चुन सके। और नई पॉलिसी तो कहती है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो अब वाली हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी तो स्टूडेंट सेंटर्ड है। उसमें भी तो हमने स्टूडेंट्स को बहुत सारी जो स्वतंत्रताएं ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देखिए सेंट्रल बोर्ड सिस्टम देखिए, CBSE के अंदर हर साल कुछ ना कुछ वो अपडेट करते हैं जी। और हर साल जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर प्रोडक्टिव चीजें आती हैं। जैसे इंग्लिश को सुधारने के लिए ASL सिस्टम आया था बीच में, वो बड़ा इफेक्टिव था। और उसके बाद ASL सिस्टम के साथ हमने ओपन टेक्स्ट बुक शुरू की, ओपन बुक, तो वो तो उन लोगों के लिए एक बड़ा प्रोडक्टिव था। अब अगर हम बात करते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए ओपन स्कूल सिस्टम है हमारे पास ऑलरेडी। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी? जी सर, मेरा सवाल एक और ये भी है, जो मैंने नई शिक्षा प्रणाली में मैंने पढ़ा है, काफी लोगों की मैं समीक्षा में मैंने देखी है, उसमें ये भी कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। तो क्या लगता है आपको कि ये प्रणाली, अगर नई शिक्षा प्रणाली में अगर हम लोग ने इसको लिया, अप्लाई कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन भी अगर इसका हो गया, तो क्या ये हम सही दिशा में हैं? मेरा तो ये मानना है कि हमने अपनी मातृभाषा अब अंग्रेजी बनाई हुई है जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट देख लीजिए, आप साउथ का ले लीजिए, ईस्ट का ले लीजिए, वेस्ट का ले लीजिए, मध्य भारत की बात कर लो, सेंट्रल इंडिया की बात कर लो, जम्मू से लेके आप कन्याकुमारी तक की बात कर लो, हर व्यक्ति को पिछले 70 सालों में हमने इंग्लिश ही तो दी है। पर इंग्लिश मैं तो ये मानता हूँ अब हमारी मातृभाषा ही हो गई है जी। आप इसको झूठ कहें, आप इसको कहें कि भारतीय होने के नाते आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखिए कि इसके एक वर्ल्ड लेवल के रिजल्ट हमारे पास आए हैं जी। बिल्कुल, भारतीय भाषाओं में हमने कब मना किया है कि आप बात मत कीजिए? सही बात। ट्रांसलेशन सिस्टम तो हम शुरू से ऐड कर ही रहे हैं जी। जो हमारे बच्चे या हमारे स्कूल दूर दराज के एरिया में हैं जी, चाहे वो गांव में है या आप मरुस्थल में चले जाइए, जोधपुर की बात कर लें, चाहे आप पहाड़ी इलाके लेह लद्दाख की बातें कर लें, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं,
लेकिन वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं टीचर उनके अंदर उसको एक्सप्लेन करते हैं जी, ट्रांसलेशन तो करते ही हैं। ये कब किसी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जी। अब मेरा सवाल ये है दूसरा सर कि तकनीकी क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो आज की सर्वाधिक जरूरत भी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो वहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट में बात करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का होना अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मातृभाषा या लोकल जो लैंग्वेज होते हैं उसमें आज भी गूगल अपडेटेड नहीं है। और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए छोटे बच्चों को भी अगर सीखना है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एरर, कंप्यूटर में एरर आया, आज थोड़ा सा बच्चा समझ जाता है कि एरर का मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन समझ जाता है वो। तो कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही इंग्लिश का जोर देना जरूरी नहीं है, ये भी तो एक सिस्टम है कि इंग्लिश का जोर तो होना ही चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ आप इंग्लिश को माइनस करके देखो भारतीय एजुकेशन में से आपके पास बचेगा क्या? सही बात है। आप क्या सोचते हैं कि आप इंग्लिश को इतनी आसानी से इग्नोर कर देंगे? जिन इतने पिछले सालों के अंदर हमने इतना लिटरेचर वर्ल्ड के अलग अलग देशों से इकट्ठा करके अपने सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया है। हमने मैथ को लेके हमने ऐड किया है, इंजीनियरिंग हमने अपनी सारी की सारी इंग्लिश के अंदर रखी है, सारा मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा, सारा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी हमारी सारी इंग्लिश के अंदर है। तो आप उसको रिप्लेस करके तो देखो। पहले बात, आप उसको रिप्लेस करने के लिए इतने ट्रांसलेटर कहाँ से लाओगे? क्या आपने वो ट्रांसलेटर तैयार किए हुए? आप संस्कृत की बात करते हैं, मैं भी मानता हूँ सबसे प्रबुद्ध भाषा है, लेकिन आप लाइए 11th के सिलेबस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश को छोड़ के आप फिजिक्स की बात कीजिए, इसको ट्रांसलेट करिए उसके अंदर। साइंस के आमतौर पे केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, CO2 वगैरह जो भी H2O है तो उसको तो हमको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ हम ये बात नहीं बोल सकते कि हमारी भाषाएं तो हमारे साथ चल ही रही है। सही बात, ये नहीं है। अब उसको आप अपने किसी राजनीतिक हित के लिए कहीं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस जो हमारी एजुकेशनल ये सिस्टम है जो एग्जिस्टिंग है, आप इसको ज्यादा फंड कैसे दे सकते हैं जी? जितना आप लोगों ने इसके लिए तय किया हुआ है बजट के अंदर, आप ईमानदारी से इसके अंदर लगाइए, तो क्यों नहीं ये डेवलप होंगे। सर एक और सवाल जो मेरे फिलहाल जहन में आ रहा है, शिक्षा प्रणाली का निजीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, अब निजीकरण और सरकारी शिक्षा के बीच में क्या फर्क रह गया है? देखिए, आप निजीकरण को मना क्यों करते हैं और सरकारीकरण की वकालत क्यों करते हैं? क्या सरकार ने पिछले इतने सालों में अपने सारे फर्ज निभाए हैं? क्या उन्होंने हर बच्चे के लिए एक संपूर्ण शिक्षा के प्रावधान को इम्प्लीमेंट किया है? क्या वो जो सारी जरूरतें हमें अपने बच्चों को पिछले सालों के अंदर आजादी के बाद देनी थी, तो क्या हमने वो दी है सरकारों ने? जी, दिल्ली सरकार की बात करें अगर हम लोग, तो दिल्ली सरकार में आज सरकारी स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छे मुकाम में आज है। दिल्ली सरकारी स्कूल जो है, तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार के जो स्कूल है तो वो हर स्टेट में नहीं होना चाहिए? आप भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने की बात करती है तो इतने सारे सिस्टम में से अगर दिल्ली के कुछ लोगों ने मेहनत करके कुछ काम कर लिया तो आप ये उसको राजस्थान के साथ कंपेयर थोड़ी कर लेंगे, आप उसको लेह लद्दाख के साथ कंपेयर थोड़ी कर लेंगे, आप उसको जो यूपी का जो चंबल का एरिया है, तराई का एरिया है, वहां आप कहाँ लेके जाएंगे? तो जब हम एजुकेशन की सिस्टम की बात करते हैं, वो एक संपूर्ण देश के बारे में सोचा जाता है। तो इसीलिए निजीकरण की बात जहां तक जाती है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, सरकार कहती है कि आप बराबर की बात करो। एक तो आंगनवाड़ी का बच्चा पढ़ता है जी, और एक बच्चा पढ़ता है निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी सेक्शन में जी, एक तो आंगनवाड़ी भरकर उस बच्चे को ट्रेन करता है और एक यहाँ 8-9 साल पढ़ाने के बाद जो टीचर हैं वो ट्रेन करते हैं। तो दोनों बच्चों की प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि आंगनवाड़ी सिस्टम को अगर हम लोग इम्प्रोवाइज कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो लेवल पे तो आ ही जाएगा ना।
यहाँ पे कमी क्या दिख रही है आपको? आंगनबाड़ी की कमी, मतलब नीति में कमी है या नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारें अपने फर्ज से भाग गई। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, चाहे वो बात एजुकेशन की है, सिस्टम को मतलब कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, बदलने से, एक व्यक्ति को दूसरे स्वरूप के अंदर ढालने से कुछ नहीं होता जी। बात तो ये है ना, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, पहले उसकी प्रोडक्टिविटी तो देखी है कि उसके प्रोडक्शन में जो जो लोग बाहर आए, क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? क्या ऐसा क्या था? या क्या हमारे इस सिस्टम ने वर्ल्ड लेवल पे हमारे देश को एक्रेडिटेशन नहीं दिलाया, गौरव नहीं दिलाया? क्या इस सिस्टम में पढ़ के मैं प्रिंसिपल नहीं बना? तो जो ये नई सिस्टम, मेरी जो बैकग्राउंड है मैम, मेरे पिताजी एक ट्रक मिस्त्री थे। हमारे परिवारों में एजुकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे परिवारों में तो ये होता था, बच्चे ने 5 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, चल वर्कशॉप पे और अपने ट्रक के बॉडी के कामों को संभाले। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। तो और क्या मैं पढ़ा तो क्या सिस्टम ने हमें दिया नहीं है? अब छोटी सी बातें हैं, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो आज भी वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे वो अच्छी बात है। होना मैम क्या चाहिए था इस सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ, कि जो रोजगार पैदा करने चाहिए थे उन चीजों को सरकारों ने तो निभाया नहीं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उन्होंने ये कह दिया ये तो एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, नया लेके आओ। मतलब आपका कहना का ये मतलब है नया लाने से क्या होगा? पुराने सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता, मॉडिफाई करते हैं सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कमियां हैं अब उसको हम लोग अगर कहीं ना कहीं जोड़ते उसको सबसे बड़ी बात ये है, ईमानदारी से अगर गवर्नमेंट्स ने, सरकारों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो ये बेस्ट सिस्टम था है। अब इसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल तक आप सिस्टम को संभाल पाएंगे, है ना? बिल्कुल। ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्कूल ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन ट्रेनर है कहाँ? सही बात, ट्रेनर को बनाने के लिए भी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद है कहाँ? सही। मैं कुछ इन दिनों में, जैसे ये कोरोना का पैंडेमिक ईयर चले हैं, मैंने यहाँ स्पष्ट तरीके से 3 भारत को देखा। कुछ लोग तो सैलरीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे जो कॉमन स्कूलों के टीचर्स थे और पेरेंट्स भी। उससे ऊंचे स्कूल जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना था वो वेबिनार कर रहे थे। वो कह रहे थे जी इतना आप फंड लगाइए और आप वेबिनार अटेंड कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। मैंने मुझसे भी एक बार वेबिनार में बात की थी। मैंने कहा सर आप धरातल पे आके बात करो ना मेरे स्कूल के अंदर या और स्कूलों के अंदर इतने लोग प्रॉब्लम के अंदर हैं, आप उसको कैटर कैसे करोगे? ऑपरेशन तो हमारे यहाँ पर हुआ पड़ा है, आप एक्रेडिटेशन की बात करो। तो वो जो सिस्टम था ना मैम, अगर उस सिस्टम को गवर्नमेंट उस गैप को पूरा करे ईमानदारी से तो आज भी हमारे सिस्टम का, इस सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। हमारी थ्योरी आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी थ्योरेटिकल स्टडी आज भी इतनी मजबूत है कि हम आज भी वर्ड पे हम कंपीट करते हैं सभी को, ऐसा नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, हम डिजिटल भारत की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आप जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से आपने स्कूल को मेंटेन किया हुआ है, बच्चों को जिस तरह से आप डिजिटल एजुकेशन दे रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आपने कहीं पे ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जहाँ पे पेरेंट्स ने ये शिकायत की है कि नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, पुअर नेटवर्क है, या टीचर से कभी ये शिकायत किया है कि इस एरिया इस क्षेत्र में ये मुश्किल आ रही है? तो आपके लिए प्रसारण मंत्रालय की तरफ क्या कहना चाहते हो कि देश में क्या मजबूत होना चाहिए ताकि ऐसे महामारी के समय में कि उनको सुविधा हो और पढ़ाई का जो वंचित ना हो, जो शिक्षा है कोई भी विद्यार्थी उससे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो वो उससे वंचित ना हो, तो आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो? मैं उससे पहले एक सवाल अपने आप से करता हूं और जवाब भी अपने आप ही दूंगा। मेरा सवाल उनसे है कि मेरी जरूरतें क्या हैं,
फिर मेरा दूसरा सवाल है, मुझे दिया क्या जा रहा है? जी मेरी जरूरतें हैं मेरे देश की, मेरा देश गरीब देश है, जी मेरी जरूरतें हैं फूड, आज मेरी जरूरतें हैं शेल्टर, मेरी जरूरत है, मेरे देश की जरूरत है हेल्थ, और फिर मेरी जरूरत आती है एजुकेशन। ये मेरी आज की जरूरत है। जी मुझे दिया क्या जा रहा है? वेपन, वाइन, डिप्रेशन एंड सप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ द सिस्टम। जी मतलब आप सिस्टम को कंट्रोल किए जाते हो, और सप्रेशन आता है एक कॉमन मैन पे, डोमिनेट हो रहा है वो। हाँ। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन सिस्टम की। हमारे लिए ऑनलाइन सिस्टम एप्लीकेबल तो कभी रहा ही नहीं है। और जब ये आप कॉमन स्टूडेंट की बात करते हैं, कॉमन पेरेंट्स की बात करते हैं, उससे पहले कॉमन पेरेंट की बात करें हम भी, क्या उसकी कैपेसिटी एंड्रॉयड फोन को बियर करने की है? क्या वो नेट पैक इतने अफोर्ड कर सकता है? 300 रुपए का नेट पैक एक गेम खेलने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन जब आप उसको स्टडी के लिए लाते हैं तो वो आपके एक रेगुलर एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे आप घर के अंदर दूध लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो वो नेट पैक आपके शेड्यूल में आ गया, वो आपका प्योर एक्सपेंस हो गया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो नेटवर्क अभी हमारे भारत के अंदर कंपनियों ने एंटरटेनमेंट देने के लिए तो बहुत टावर बनाए हुए थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जब हम कहीं अप्लाई करते हैं, क्लासें लगनी होंगी, तो उस समय उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उस एरिया में मालनपाड़ा के गांव के अंदर चाहिए। मेरे बच्चे मालनपाड़ा गांव से आते हैं, तो वो 10th के बच्चे को मालनपाड़ा के उस एरिया के अंदर नेटवर्क चाहिए, लेकिन वहां नेटवर्क होता नहीं है। तो अगर वो बच्चा 2 मिनट के लिए सॉन्ग नहीं सुनने का तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसका लेक्चर मिस हो जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स हमारे जिन लोगों के साथ हमारा डे टू डे डील होती है पेरेंट्स के साथ, वो टेक्नो फ्रेंड नहीं है, वो टेक्नो फैमिलियर नहीं है। उनको पहले खुद को अपडेट करना पड़ता है। मैं एक बड़ी आपको छोटी सी बात बताऊंगा, और जो मुझे हर्ट भी की थी। मुझे किसी ने पोस्ट किया था कि एक पेरेंट ने अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए अपनी गाय बेच दी। जी बिल्कुल। तो ताकि उसका बच्चा एंड्रॉइड फोन लेके पढ़ सके। अब जो व्यक्ति इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है और उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो वो फिर क्या? वो बेचारा दूध पीने से भी गया और पढ़ने से भी गया, ना खुदा मिला, ना विशाल सनम, ना एजुकेशन आई, और गाय भी गई। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना हमारे ग्रामीण भारत में, या धर्मपुर के एरिया में, या आप जैसलमेर चले जाओ, आप लेह लद्दाख चले जाओ, आप यूपी के चंबल के एरिया में चले जाओ, तो प्रैक्टिकली तो वो चीजें अप्लाई होती हैं। मेरा ये मानना है कि सिर्फ 20% जो लोग हैं ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा ले पा रहे हैं, उससे ज्यादा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही है आज सिंह सर ने। और मैं भी ये खुद मानती हूँ कि हमारे देश में अगर डिजिटल भारत को अगर इम्प्रोवाइज करना है, और अगर शिक्षा को अगर डिजिटल भारत से, टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, सबसे पहले उसकी नींव को हमें मजबूत करना पड़ेगा। माने मेरे कहने का जो अर्थ है कि उसकी नींव, डिजिटल भारत की नींव होती कम्युनिकेशन, मतलब मोबाइल टावर, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने गाय बेचकर, गैया बेचकर अपने बच्चे के लिए एंड्रॉइड फोन तो ले सकता है, लेकिन वो उतने पैसे का टावर तो नहीं लगा सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मेरा ये अपील होगा सरकार से कि आप जगह जगह जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे आप शिक्षा के लिए 108 बनाने के लिए आप पहले तो टावर लगवाइए, उसके बाद हम डिजिटल भारत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। उज्जवल भारत न्यूज, सीमा भट्टाचार्य, देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।